स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th की क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 10 लेकर आए हैं। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी है। इससे पहले हम चैप्टर का वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आए थे, जिससे कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आए। आई होप, आशा है कि आपने अच्छे से समझा भी होगा और वीडियो को पूरा सुना भी होगा, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से आया। और फिर हम चैप्टर के अभ्यास और एमसीक्यू भी लेकर आए, और चैप्टर समझने के बाद हमने अभ्यास और एमसीक्यू अच्छे से किए। और अब हम इसमें क्या लेके आए हैं, चैप्टर के गद्यांश के एक्सप्रेशन लेकर आए हैं, ताकि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। सारा मटेरियल आपको हमारी वीडियो में ही मिल जाए। अब हम आपको क्वेश्चन से शुरू करने से पहले चैप्टर का शॉर्ट में बता देते हैं। हमें चैप्टर की नॉलेज होगी तभी तो हम सभी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो नेताजी का चश्मा लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। इसमें लेखक देशभक्ति, देश प्रेम की भावना युवा पीढ़ी में उजागर करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कहानी एक कस्बे से शुरू होती है और उसी के चारों ओर ही घूमती रहती है। ऐसा लगता है मानो कि यह कहानी नहीं, कोई किस्सा है। तभी लेखक की कहानियाँ किस्सा कोई शैली में लिखी गई हैं। तो चलिए, अब अगर हम हमारी पिछली वीडियोस से चैप्टर समझ आने में कोई कसर रहे हो गई हो, तो इन गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस के जरिए हम उस कमी को भी दूर करते हैं। हम किसी भी बच्चे में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम चैप्टर को एक एक वर्ड का निचोड़ निकाल दें, जिससे बच्चों का कोई मेहनत ना करनी पड़े। उनके पास पढ़ने का काम ही बहुत होता है, ये काम तो हम ही कर लेंगे। आप सिर्फ वीडियोस देखें और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से में घुसने से पहले ही ख्याल आया कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि हलदार साहब जब हर 15 दिन में शहर के कस्बे के चौराहे के पास से गुजरते थे, फैक्ट्री के काम के लिए आगे जाते थे, तो वो चौराहे पर रुकते थे, नेताजी की मूर्ति को देखते थे, उनके चश्मे को देखते थे और वहाँ पर पान वाली दुकान पर पान खाते थे, क्योंकि वो पान खाने के शौकीन थे। तो वो हर इस बार 15 दिन के बाद फिर जब वो उस कस्बे से गुजर रहे थे तो वो बहुत दुखी थे, उनका मन बड़ा दुखी था। वो उस कस्बे में घुसने से पहले ही उनको ख्याल आ रहा था कि वहाँ पर सुभाष जी की प्रतिमा तो स्थापित होगी, पर वहाँ पर कैप्टन नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया है। वहाँ रुके, उन्होंने सोचा कि इस बार तो हम वहाँ पर रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि ना हम पान खाएंगे, मूर्ति की तरफ तो हम देखेंगे ही नहीं। मूर्ति की तरफ देखेंगे तो चश्मा दिखेगा तो हमें कैप्टन की याद आएगी। तो उनका दिल बड़ा दुखी होता है ये सब सोच के। और हलदार साहब ड्राइवर को कहते हैं कि आज हम चौराहे पर रुकेंगे नहीं, हमें बहुत सारा काम है, आप सीधा गाड़ी ले चलना, हम कहीं और पान खा लेंगे। तो देखते हैं इसके क्या प्रश्न बनते हैं। हलदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वो किस बात पे दुखी थे। कि हलदार साहब दुखी थे क्योंकि वे यह देख रहे थे कि आज लोगों के मन में देशभक्ति, शहीदों के प्रति सम्मान की भावना कम होती जा रही है। लोग स्वार्थी एवं मौकापरस्त होते जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना प्राय लुप्त होती जा रही है। हलदार साहब ने देखा कस्बे में एक कैप्टन के सिवाय किसी के मन में
शहीदों के लिए, देशभक्तों के लिए कोई सम्मान नहीं था। नेताजी की आंखों पे चश्मे है नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग स्वार्थी हो गए थे और देश की भक्ति की भावना तो उन लोगों के दिलों से लुप्त ही हो गई थी। गद्यांश में युवा पीढ़ी के लिए निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश दिया है? गद्यांश में लेखक ने युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व लुटाने वाले, मर मिट जाने वाले शहीदों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें और स्वयं भी देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहे। सर्वस्व का मतलब सब कुछ, तत्पर मैंने तैयार रहें। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और बहुत से नेता ऐसे हुए, क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ, अपना परिवार और धन दौलत सब कुछ न्यौछावर कर दी। अपने आप को भी इस अग्नि में, आज़ादी की इस अग्नि में झकझोर दिया, मर मिटे। ऐसे शहीदों की प्रति हमें सम्मान की भावना बनाए रखनी चाहिए और इसी तरह हमें भी बनना चाहिए। हलदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया था और क्यों? हलदार साहब ने ड्राइवर को यह कहकर चौराहे पर गाड़ी ना रोकने का आदेश दिया कि आज उन्हें बहुत काम है और वे पान को आगे जाकर खाएंगे, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। क्या थी वास्तविकता? कि आज कस्बे के चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे वो रुकना? क्योंकि चौराहे पर बनी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कैप्टन मर चुका था। कि एक वही सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को चश्मा पहनाता था, बाकी कोई नहीं पहनाता था। आज उनकी मूर्ति बिना चश्मे की होगी, जिसे वह देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे। वो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाते, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया। सेकंड पैराग्राफ। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास आकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? उसने क्वेश्चन किया पान वाले से, क्या जो ये चश्मा पहनाता है नेताजी की मूर्ति को, क्या वो कैप्टन है नेताजी के साथ या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? आज़ाद हिंद फौज कौन सी थी? नेताजी की आज़ाद हिंद फौज थी। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले ने उसी टाइम ही पान खोल के खा रहा था। पहले खाया तो हलदार साहब ने प्रश्न किया, अब दोबारा फिर उसने नया पान लगा के खा लिया, फिर उसने वापसी आके प्रश्न कर लिया। पान पकड़े और हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, जब वो पान खा ही रहा था तो उसने थोड़ी दूर पान को रोका, 1.5 इंच दूर मुंह से रोककर हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, यानी हंसने लग गया और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। मुस्कुराकर क्या बोला? हंसने लग गया और बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से ही बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, क्योंकि वो तो पागल हो गया है। रोज नेताजी के चश्मे पर, नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाता है, वो तो पागल है, उसका फोटो वोटो छपवा दो कहीं पर, वो उसका नाम हो जाएगा, कैप्टन है वो। क्वेश्चन आंसर। हलदार साहब किसके सामने नतमस्तक हो गए और कैप्टन के विषय में हलदार साहब क्या सोच रहे थे? हलदार साहब एक देशभक्त थे और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। वे चश्मे वाले द्वारा नेताजी की, सुभाष चंद्र जी की, बोस के प्रति सम्मान रखने की भावना
एवं उसकी देशभक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। इसका मतलब है कि हवलदार साहब एक देशभक्त और देश प्रेमी व्यक्ति थे। चश्मे वाला कौन था? कैप्टन। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर हर रोज चश्मा का फ्रेम लगाता था और चेंज करता था। उसकी इस भावना और देशभक्ति को देखकर हवलदार साहब उसके सामने नतमस्तक हो गए। कैप्टन के बारे में हवलदार साहब ने सोचा कि वह कोई लंबा चौड़ा आदमी होगा, हट्टा कट्टा सैनिक होगा या फिर आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। जैसे एक सिपाही होता है ना फौज का, हवलदार साहब के मन में उनकी यही छवि थी। पान वाला कैप्टन का क्या कहकर मजाक उड़ाता था, उसका मजाक उड़ाना आपको कैसा लगता था? अब ये हमें अपने विचार प्रकट करने की, हमें कैसा लगता था जब पान वाला उसका मजाक उड़ाता था। कैप्टन के प्रति पान वाले की सोच बहुत ही संकीर्ण थी। वह उसे लंगड़ा, पागल कहकर मजाक उड़ाया करता था। जब कैप्टन शारीरिक रूप से अशक्त होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था, वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। पान वाले द्वारा उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है। इससे पान वाले का अभद्र व्यवहार सामने आता है। हमें लगता है कि वह सभ्य नहीं है, जबकि कैप्टन के प्रति उसका व्यवहार सम्मान एवं सहानुभूति होना चाहिए। उपरोक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा। और लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातर घर गृहस्थी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। ये देखिए फिर पैराग्राफ आ गया वही पहले वाला, पर इसके क्वेश्चन चेंज हो गए। ये नहीं है कि एक पैराग्राफ में से वही 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पैराग्राफ सेम होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। सब अपनी अपनी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। आप भी उस पैराग्राफ में से अपनी तरह क्वेश्चन बनाना और उनको सोल्व करना। चलिए देखते हैं। जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे ही निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे ही खा लेंगे। देखिए अब इसके क्वेश्चन देखिए और पहले वाले के क्वेश्चन पूरे ही चेंज हैं। बार बार सोचने वाला कौन है? वह किस कौम के बारे में क्या सोच रहा है? ये क्वेश्चन पहले नहीं आया, ये अब की बार आया है। बार बार सोचने वाले हवलदार साहब थे। वह उस कौम के लोगों के बारे में सोच रहे थे, कौम मतलब जाति, जिसके मन में आज शहीदों के प्रति सम्मान की भावना एवं देशभक्ति की का गौरव समाप्त हो गया है, जो स्वार्थी हो गए हैं, अवसरवादिता के पक्षधर बनते जा रहे हैं। यानी वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अगर उन्हें अपना काम है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है कथन का निहित भाव स्पष्ट कीजिए। हर प्रश्न का उत्तर वही होता है, घुमा फिरा कर उत्तर दिया है, पर प्रश्न की फॉर्म चेंज कर देते हैं। आप उसको अच्छे से पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। पंक्ति के द्वारा हवलदार साहब उन लोगों के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं जिनमें देशभक्ति की भावना कम हो गई है, जो उन लोगों पर उपहास करते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे लोग स्वार्थ को अधिक महत्व देने लगे हैं और स्वार्थ के वंशीभूत होकर
अपनी संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर है। वे उन देशभक्तों को भूल गए हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना घर, परिवार, जवानी, जिंदगी सब बलिदान कर दी थी। जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने आज़ादी के टाइम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अपना घर, परिवार, जवानी, जिंदगी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारी गृहस्थी है, हमारे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया था देश को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। आज उस कस्बे में ना रुकने और पान भी ना खाने के पीछे क्या कारण था? हलदार साहब उस कस्बे में रुकना नहीं चाहते थे, पान भी नहीं खाना चाहते थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो होगी, परंतु आज उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर सुभाष चंद्र बोस का चश्मा बनाना भूल गया था और प्रतिदिन मूर्ति पर नया चश्मा बदलने वाला कैप्टन मर गया था। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, देखो अब फिर वही पैराग्राफ में से लाइन ले ली पर क्वेश्चन फिर चेंज कर दिए। हम इस तरह आपको यही समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन पैराग्राफ भले ही एक हो, आप क्वेश्चन की फॉर्म पढ़िए, क्या फॉर्म है, और फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन बार बार चेंज होके ही आते हैं। आप स्वयं प्रैक्टिस करिए, पैराग्राफ लीजिए, उससे क्वेश्चन बनाइए, आंसर सोल्व कीजिए, फिर आप अपनी टीचर से चेक करवाइए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हलदार को किस बात का अफसोस है, क्यों? देखिए क्वेश्चन चेंज। हलदार साहब को किस बात का अफसोस था कि आज लोग उन देशभक्तों के बलिदान को भूल चुके हैं जिन्होंने देश के लिए अपना यौवन, घर गृहस्थी, जीवन बलिदान किया था। कुछ लोग कृतघ्न हैं जो ऐसे देशभक्तों का उपहास करते हैं जिन्होंने देशभक्ति को सर्वोपरि मानकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने लिए बिकने के अवसर ढूंढते हैं का क्या तात्पर्य है? जो देशभक्तों का सम्मान नहीं करते उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। ऐसे लोग अवसरवादी हैं, उनका स्वाभिमान मर चुका है, ये बिकने के लिए भी तैयार है, क्योंकि भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी इनके महत्वपूर्ण हथियार है। ऐसे भ्रष्टाचारी और रिश्वत लेने वाले लोग कभी भी देशभक्ति नहीं कर सकते, वो अपने देश के लिए खतरनाक होते हैं। वो टाइम आने पर देश को बेच भी देते हैं, देश की सारी मेन खुफिया बातें भी लीक कर देते हैं। हलदार का अफसोस कैसे दूर हो सकता है? 3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। हलदार साहब का अफसोस तभी दूर हो सकता है जब लोग देशभक्तों का सम्मान करें, उनके बताए आदर्शों का पालन करें व उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना विकसित हो। भावी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति देशभक्तों का मजाक ना बनाए, इस तरह उनका अफसोस दूर हो सकता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लग गए और ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बनास लेते हैं। हलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए।
हलदार साहब किस आदत से मजबूर थे और वे क्यों चीखे? किस आदत से मजबूर थे कि वो चौराया आते ही उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति पर की ओर उठ जाती थी। वो इस आदत से मजबूर थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना थी, सम्मान था। नेताजी की मूर्ति के को इस बार जब वो सोच के चले थे कि हम चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही नेताजी की मूर्ति को देखेंगे, पर चौराहे पर आते ही आदत से मजबूर थे, नेताजी की मूर्ति को देख लिया। नेताजी की मूर्ति को देखते ही वो चीखे और जीप को रुकवाया। ड्राइवर को बोले रुके हो। जब तक गाड़ी रुकती वो कूदकर नेताजी की मूर्ति के पास चले गए। पर इसमें हमें पूछा है किस आदत से मजबूर थे? नेताजी की चौराहे पर खड़ी नेताजी की मूर्ति को देखने के। हलदार साहब की आदत थी कि जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती क्योंकि उनके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी जो नेताजी की मूर्ति के लिए चीखे देखकर प्रबल हो उठती है। इस कारण वह नेताजी की मूर्ति को निहारते वह जीप को रोकने के लिए चीखे। इतनी सी बात से क्या अभिप्राय था? हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? इतनी सी बात पर से क्या अभिप्राय था? हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर चश्मा देखकर हलदार साहब ठीक मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें आंसू से भर गई। इसलिए आ गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। मूर्ति के पीछे प्रति हलदार के भावात्मक लगाव को स्पष्ट कीजिए। हलदार साहब जब भी काम के लिए सिलसिले में कस्बे से गुजरते तो संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति को देखते। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। कैप्टन की मृत्यु के बाद भी कस्बे के चौराहे से जाते समय उनकी आंखें अनायास नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। मूर्ति किसकी थी? उसकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? मूर्ति किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उसकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि मूर्तिकार लगाना भूल गया था। पान वाला उदास क्यों था? पान वाला किस लिए उदास था? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। पान वाला इसलिए उदास था क्योंकि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। हलदार साहब और पान वाले के स्वभाव में क्या समानता दिखाई पड़ती है? पान वाला व हलदार दोनों ही कैप्टन की मृत्यु पर भावुक हो उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही सहृदय व संवेदनशील थे। जब कैप्टन की मृत्यु की बात हलदार साहब को उसने बताई तो वो पान वाला भी और हलदार दोनों ही कैप्टन की मृत्यु पर भावुक हो उठे। उनकी आंखों से, दोनों की आंखों से आंसू आ गए और दोनों ही सहृदय और संवेदनशील थे। तो इस प्रकार हमने अपने गद्यांश के पैराग्राफ को संपन्न किया। इससे आपको चैप्टर का फिर से एक्सप्लेनेशन मिल गया। चैप्टर के एक एक बात का पता चला कि चैप्टर में लेखक ने क्या बताया है। देश प्रेम और देशभक्ति के ऊपर किस तरह हमें युवा पीढ़ी के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाना चाहिए, हमें किस तरह अपने आने वाली युवा पीढ़ी में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को जगानी चाहिए। हमें कभी भी देश प्रेमियों का और देशभक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए।
तो आपने देखा कि हमने एक एक गद्यांश के पैरे में एक एक प्रश्न को अच्छे से खुलकर बताया। हमने चाहे पद्यांश का पैराग्राफ एक ही हो, पर हमने क्वेश्चंस अलग अलग लिए और उनको अच्छे से सोल्व किया। आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे पार्ट्स हमारी वीडियो के देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको कई सारे प्रश्न भी सोल्व करके बताए हैं। तो अब हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप चैप्टर को आपने देखा, हम किस तरह एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं। और अब तो हम एक चैप्टर की इतनी वीडियोस और इतना खुलकर एक्सप्लेनेशन होने के बाद भी कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। आप कहीं से भी समझ नहीं पाता, आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारी वीडियोस को बार बार देखिए। एक एक चीज़ को हमने खुलकर उसमें बताया है। आज हमने उसमें पठित गद्यांश को भी खुलकर बताया है, एक एक वर्ड्स को हमने समझाया है। तो आप हमारी आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए, हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।